नमस्कार, विषय ज्ञान से मैं आशुतोष राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR ई लर्निंग इनिशिएटिव में आपका स्वागत करता हूं। पिछली क्लासेस में आपने देखा था हम क्या पढ़ रहे थे, गैस की द्रव में विलेयता। यानी कि गैस की द्रव में विलेयता से क्या मतलब है, गैस को जब द्रव में मिलाया जाता है यानी कि गैस वहां पे क्या कार्य कर रही है, विलय की तरह काम कर रही है, और जो द्रव है वो क्या काम कर रहा है, वो विलायक की तरह काम कर रहा है। तो आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं हेनरी का नियम, जो कि किससे संबंधित है, जो कि दाब से संबंधित है, लेकिन किस बात पे, गैस के द्रव में विलेयता के आधार पे। यानी कि गैस की द्रव में विलेयता तो होती है, लेकिन वहाँ पे हमने एक कारक पढ़ा था, कौन सा, दाब का। ठीक है जी, तो हम उसकी बात करेंगे, उसी पे आधारित है क्या यहाँ पे हेनरी का नियम। यदि इसको मैं नॉर्मली रिलेट करना चाहूँ तो आप देख सकते हैं, दैनिक जीवन में आपने नींबू शिकंजी तो पी होगी। ठीक है, नींबू शिकंजी कैसे बनती है, तो आप बोलेंगे जैसे सोडा वाटर होता है, उसमें नींबू मिलाया जाता है। आप बहुत बार देखते होंगे जो भी नींबू शिकंजी बनाते हैं, ठीक है, जो भी नींबू शिकंजी वाले होते हैं वो उनके पास में एक बोतल होती है। उस बोतल को ओपनर से खोलेंगे, फिर उसको ग्लास में डालेंगे और फिर उसमें नींबू डालेंगे, फिर जाकर के शिकंजी बनती है। लेकिन जब आप उस बोतल को देखते हैं तो आपको वो बोतल कुछ इस प्रकार की नज़र आती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे वो बोतल कुछ इस तरह से होती है, इस प्रकार की बोतल होती है, और इस वाली जगह पे एक यहाँ पे कंचा लगा रहता है। ठीक है, एक यहाँ पे कंचा लगा हुआ रहता है, और नीचे इस वाली जगह पे क्या होता है, विलयन भरा रहता है, और यहाँ पे क्या रहेगा, जल भरा हुआ रहेगा, और यहाँ पे इस वाली जगह पे गैस भरी रहेगी। यानी कि वो गैस कौन सी होगी, CO2। यानी कि जो ऊपर खाली स्थान है यहाँ पे तो क्या होगा, CO2 वही रहेगी, और यहाँ पे ऊपर एक ही कंचा लगा हुआ रहता है इस वाली जगह पे। ठीक है जी, और यहाँ पे नीचे क्या होता है, पानी होता है। तो सर ये सोडा वाटर की बोतल जो है वो बनी कैसे है, एक्चुअली ये एक मशीन द्वारा बनाई जाती है। कैसे, ध्यान देना, उसी से रिलेट करेगा पूरा का पूरा क्या, हेनरी का नियम। यदि हम देखते हैं इसको, तो स्टार्टिंग में यदि सोडा बोतल को यदि देखा जाए ना, तो स्टार्टिंग में जब फैक्ट्री में ये बनती है तो वो इस प्रकार की बनके तैयार हो जाती है। ध्यान देना, इस प्रकार से बोतल रहेगी। ठीक है, और जो इसका कंचा जो होता है ना, जो वो छोटा सा जो कंचा होता है वो कहाँ पे रहेगा भाई मेरे, वो बिल्कुल यहाँ पे रहता है, इस वाली जगह पे वो रहता है। यानी कि जो कंचे का जो स्थान होगा वो क्या होगा भाई मेरे, इस वाली जगह पे वो कंचा रहेगा, और नीचे इस वाली जगह पे क्या भरा रहता है, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे जल भरा रहता है। अब एक मशीन होती है, उस मशीन को क्या करते हैं, उस मशीन को यदि देखा जाए तो मशीन कुछ इस प्रकार की नजर आती है। ध्यान देना भाई, इस प्रकार की कुछ मशीन नजर आती है। अब उस मशीन में हम देखते हैं तो यहाँ से इस वाली जगह पे एक हैंडल होता है। ठीक है जी, यहाँ पे क्या होता है, एक मीटर लगाया जाता है। वो मीटर क्या, उस मीटर में एक विक्षेपण वाली एक सुई होती है, और वो मीटर क्या इंडिकेट करता है, वो बताएगा क्या, आपका दाब, यानी कि प्रेशर वो बताने वाला है। अब यहाँ पे क्या होता है, मशीन देख ली होगी आपने। ठीक है जी, अब इस मशीन में क्या होता है कि यहाँ पे नोजल रहेगी और इस वाली जगह पे एक नोजल रहेगी। अच्छा जी, एक नोजल तो यहाँ पे आ गई और एक नोजल यहाँ पे आ गई। सर ये नोजल आती किस में है, तो आप देखेंगे यहाँ पे कि ये नोजल आएगी किस में, जो ये वाली बोतल है ना, जो ये वाली बोतल है, उस बोतल को क्या किया जाता है, इन खानों में फिट किया जाता है। जैसे ही हम यहाँ पे फिट करेंगे तो देखना आप, यहाँ पे जो बोतल रहेगी वो कुछ इस प्रकार से यहाँ पे आ जाएगी, और जो बोतल का जो केप रहता है ना, वो कुछ इस प्रकार से इसमें आ जाएगा। अच्छा, पानी कहाँ तक भरा हुआ है, यहाँ तक भरा हुआ है। ठीक है जी, अभी कंचा कहाँ पे था, तो आप बोलेंगे सर अभी कंचा यहाँ पर है। पक्की बात है, यानी कि जो कंचा है वो अभी कहाँ पर है, इस वाली जगह पर है। अच्छा जी, यदि इसकी बात करें तो ध्यान देना भाई, यहाँ पे इसमें भी पानी भरा हुआ है, इसमें भी कंचा कहाँ पर है, तो आप बोलेंगे सर कंचा यहाँ पर है। अब एक बात देखना, अब क्या होगा, अब इस हैंडल को, ये हैंडल है भाई मेरे, इस हैंडल को यहाँ पे घुमाया जाएगा। अब जैसे ही मैं इस हैंडल को घुमाता हूँ तो आप बोलेंगे सर हैंडल घूमने के साथ साथ में जो ये बोटल्स हैं वो भी क्या घूमने लग जाएगी, वो भी यहाँ पे घूमने लग जाएगी। यानी कि जो बोटल्स है वो भी क्या होंगी, घूमने लग जाएगी, और एक निश्चित दाब पर अब क्या होगा, जैसे जैसे बोतल घूम रही है तो उनमें क्या हो रहा है भाई मेरे,
उनमें क्या हो रहा है, प्रेशर क्रिएट हो रहा है, उनमें दाब बढ़ रहा है। जैसे ही मैं हैंडल को पकड़ के यहाँ से इसको घुमाता हूँ तो वैसे ही क्या होगा, इन बोतल्स के अंदर क्या होगा, दाब बढ़ने लग जाएगा। दाब बढ़ने लगते ही उसमें क्या होगा, एक और चीज देखना, अब यहाँ पे कोई एक निश्चित दाब कर देते हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर जो दाब होता है उस पर क्या कर दिया जाता है, इनको रोक दिया जाता है, यानी कि इस हैंडल को रोक दिया जाएगा। अब उसमें क्या होगा, उसमें जब हम देखते हैं यहाँ पे तो जो ये वाला जो कंचा होता है ना, ये वाला जो कंचा होता है, अब ये कंचा यहाँ से हट करके अब ये कंचा कहाँ पे चला जाएगा, तो आप बोलेंगे सर ये कंचा यहाँ से तो हट जाएगा, लेकिन अब ये जो कंचा है वो कहाँ पे चला जाएगा, वो बिल्कुल टॉप पे चला जाएगा। यानी कि वो कंचा कहाँ पे चला गया, बिल्कुल टॉप पे चला गया। ठीक है जी, यानी कि इस वाली जगह पे आ गया। अच्छा जी सर, इसमें भी ऐसा ही होगा, बिल्कुल सही बात है। इसकी मैं बात करता हूँ तो यहाँ भी ये सेम टू सेम ऐसा ही हो जाएगा। इसमें भी जो कंचा है वो कहाँ पे आ जाएगा, तो आप बोलेंगे सर ये टॉप पे आ जाएगा। तो सर ये टॉप पे कंचा कैसे आया, अब ये कंचा टॉप पर कैसे आया, यानी कि यहाँ तो जादू हो गया, तो इसका मतलब ये कंचा यहाँ से उठ करके अब कहाँ आ जाएगा, इस वाली जगह पे आ जाएगा। लेकिन ये कोई जादू नहीं है। अब यहाँ पे हुआ क्या है, इसका मैकेनिज्म समझिएगा। जैसे ही मैं बात करता हूँ यहाँ पे तो ये कंचा, अब इस बोतल को अलग से देखना, अब ये कंचा यहाँ पे आ गया, अब इसमें देखना नीचे तो जल भरा हुआ है, यहाँ पे क्या आ जाएगी, यहाँ पे इस वाली जगह पे, इस वाली जगह पे CO2 विलय हो जाएगी। यानी कि इस वाली जगह पे क्या आ गई भाई मेरे, CO2 आ गई। अच्छा सर CO2 यहाँ पे आ गई, तो सर CO2 कैसे डाली होगी, CO2 का तो ऐसा कोई मैकेनिज्म है ही नहीं। CO2 तो हमने कुछ सिलेंडर रखा नहीं है, सिलेंडर रखा है। जैसे ही हमने यहाँ पे जो हैंडल लगाया हुआ था वहीं पे क्या है कि एक सिलेंडर रखा हुआ है जिसमें क्या भरी हुई है, CO2। वहीं से एक पाइप जाता है जो कि CO2 किस में डालता है, इसमें, और वही CO2 किस में डालेगा, इसमें। जैसे ही हम यहाँ पे इस हैंडल को घुमाते हैं वैसे ही क्या होगा, हैंडल के साथ साथ घूमने के साथ साथ जो बोतल्स है वो भी घूमेगी, उनके अंदर का प्रेशर क्रिएट होगा, और प्रेशर क्रिएट होने के बाद में जो CO2 है वो भी क्या हो जाएगी, अंदर घुलती नजर आएगी। और जैसे ही CO2 घुलेगी तो वहाँ पे जो कंचा जो यहाँ पर था, अब वो कंचा कहाँ पर चला गया, वो कंचा बोतल के टॉप पर चला गया, यानी कि बोतल के ऊपर चला गया। और नीचे किसने प्रेशर क्रिएट कर लिया, तो आप बोलेंगे सर यहाँ पे CO2 ने प्रेशर क्रिएट कर लिया। और वहाँ पे क्या होगा, एक मीटर लगा रहेगा जिससे मुझे पता चलेगा किस दाब पर इस हैंडल को रोकना है, क्योंकि यदि उस दाब पर हैंडल को नहीं रोका गया तो प्रेशर इतना क्रिएट हो जाएगा कि बोतल शायद टूट जाए। ठीक है जी, आई बात समझ में। अब देखना, अब क्या हुआ है यहाँ पे कि सर अब यदि मैं इस बोतल को बाहर निकाल लेता हूँ, ठीक है जी, अब मैंने इस बोतल को बाहर निकाल लिया। अब जैसे ही मैं ओपनर को खोलता हूँ, जैसे ही इसके ढक्कन को यदि मैं खोलता हूँ तो क्या होता है, कंचा नीचे चला जाता है और CO2 जो है वो क्या हो जाती है, वहाँ पे पानी में घुल जाती है। आपने देखा होगा, बुलबुले नजर आ जाते हैं। ठीक है जी, अब देखना, जब यहाँ पे CO2 पानी में घुली है, जब CO2 यहाँ पे पानी में घुली है तो आप एक बात बताओ, CO2 पानी में कैसे घुल रही है, तो आप बोलेंगे सर जैसे जैसे हम दाब बढ़ाते जा रहे हैं हैंडल से, यानी कि जैसे जैसे हम हैंडल को घुमाते जा रहे हैं दाब, यानी कि प्रेशर क्रिएट हो रहा है। तो यानी क्या क्रिएट हो रहा है भाई, यहाँ पे दाब यहाँ पे क्रिएट हो रहा है। अब दाब यदि क्रिएट हो रहा है तो यहाँ पे CO2 भी क्या हो रही है, उतनी ही घुलती जा रही है, क्योंकि प्रेशर जितना ज़्यादा होगा CO2 भी क्या होगी, उतनी ही ज़्यादा घुलेगी। अच्छा सर CO2 उतनी ज़्यादा घुलेगी। और किसी भी चीज़ की, यानी कि रसायन विज्ञान में यदि हम बात करते हैं किसी की मात्रा की घुलने पर, तो एक सांद्रता पद का यहाँ पे उपयोग किया जाता है। उसे क्या बोला जाता है भाई मेरे, मोल अंश। क्या बोला जाता है उसे, मोल अंश। अब मोल अंश क्या होता है, ध्यान से देखना भाई। मोल अंश की यदि मैं बात करता हूँ तो मोल अंश को हमेशा किससे डिनोट करेंगे, x, और यहाँ पे कुछ भी ऐसे a का मोल अंश है तो यहाँ पे XA लिख देंगे, और यदि b का मोल अंश निकालना है तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, XB लिख देंगे। अच्छा जी, यदि मोल अंश की बात की जाए, यदि मुझे XA का मोल अंश निकालना है, ठीक है जी, तो मोल अंश क्या होगा, A के कुल मोल, यानी कि A के मोल अपॉन टोटल मोल, यानी कि NA प्लस NB। अच्छा जी, यदि मुझे B का मोल अंश निकालना है तो मैं क्या करूँगा, B के मोल अपॉन यहाँ पे कुल मोल। अच्छा, अब एक बात देखना, यहाँ पे आपको यहाँ पे XA XB नजर आ रहा है, तो आप एक और बात ध्यान रखिएगा कि जो XA प्लस XB जो रहेगा उसका टोटल वैल्यू कितना आ जाएगा भाई मेरे, 1 रहेगा। यानी कि बात की जाए यहाँ पे तो मोल अंश का जो मान रहेगा, दोनों मोल अंश का जो मान रहेगा द्विअंगी विलयन का, वो क्या होगा, 1 रहेगा। उनका सम जो रहेगा वो क्या होगा, वहाँ पे 1 होगा।
आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, फिर से देख लीजिएगा कि मोल अंश बराबर क्या होता है, Na क्या है, A के मोल, B क्या है, B के मोल, A क्या हो गया यहाँ पे A के मोल, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि सर ऊपर तो हम क्या करेंगे, जिसका मोल अंश निकालना है ना उसके यहाँ पे मोल रखेंगे, और नीचे वाली साइड पे क्या रखेंगे, यदि नीचे हर की बात की जाए तो वहाँ पे जो विलियन में टोटल मोल हैं, Na+Nb बोल दो या फिर विलियन में टोटल जो मोल हैं वो यहाँ पे रख देंगे, ठीक है जी। आप फिर से देखना यहाँ पे, जैसे ही मैंने हैंडल घुमाया वैसे वैसे क्या हुआ, दाब बढ़ता गया और यहाँ पे CO2 की घुलने की मात्रा उतनी ज़्यादा बढ़ती गई। सर CO2 ही क्यों घुल रही है, क्योंकि CO2 गैस है और हम बात किसी कर रहे हैं यहाँ पे गैस के द्रव में विलयन की। तो गैस का क्या होगा, अब पहले तो क्या थी, गैस क्या थी, यहाँ पे विलय थी, ठीक है। अब जैसे जैसे मैं यहाँ पे इसको जल में घोल रहा हूँ वैसे वैसे क्या हो रहा है, CO2 की मात्रा बढ़ती जा रही है। ध्यान देना फिर से, CO2 की मात्रा क्यों बढ़ रही है, क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे प्रेशर क्रिएट कर रहा हूँ। अच्छा, तो सर इसका मतलब ये हो गया कि जैसे जैसे मैं दाब बढ़ाऊंगा वैसे वैसे क्या होगा, गैस की मात्रा बढ़ती जाएगी। और यही क्या होता है, हेनरी का नियम होता है। यानी कि ये बोला जा सकता है कि M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा भाई मेरे, P हो जाएगा। और यही कहलाता है मेरा क्या, हेनरी का नियम। यानी कि हेनरी का नियम क्या बोलता है, जैसे जैसे हम दाब को बढ़ाते हैं वैसे वैसे क्या होता है, गैस की मात्रा बढ़ती जाती है। यानी कि जो गैस की मात्रा है वो किस पे निर्भर कर रही है, दाब पर निर्भर कर रही है। दोनों एक दूसरे के समानुपाती हैं, ठीक है जी। यानी कि जो मात्रा है वो किसके समानुपाती हो गई, यहाँ पे दाब के समानुपाती हो गई। अब यदि यहाँ पे मोल अंश की बात की जाए तो मोल अंश क्या यहाँ पे शो करता है, तो आप बोलेंगे सर मोल अंश जो है वो यहाँ पे मात्रा को ही बताता है। तो यहाँ पे एक और बात बोली जा सकती है कि प्रेशर जो होगा, यानी कि जो दाब होगा वो किसके यहाँ पे सीधा प्रोपोर्शनल होगा, तो आप बोलेंगे सर ये मोल अंश के समानुपाती होगा। क्या होगा भाई मेरे, ये मोल अंश के समानुपाती होगा। तो आइए देखते हैं हेनरी नियम। ये पूरा सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या सिस्टम लगा है, ठीक है जी। हम इसको लास्ट में एक बार फिर से रिवाइज कर लेंगे, लेकिन उसके पहले देखते हैं हेनरी के नियम। इस नियम के अनुसार स्थिर ताप पर, यानी कि टेम्परेचर को क्या रखा जा रहा है भाई मेरे, कांस्टेंट रखा जा रहा है। किसी गैस की विलेयता गैस के दाब के समानुपाती होती है। यानी कि गैस कितनी घुलने वाली है, गैस की मात्रा क्या होगी, वो क्या होगी यहाँ पे दाब के समानुपाती होगी। इसका मतलब हो गया M डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P। पक्की बात है। अच्छा जी, यदि बात करें यहाँ पे तो आपको पता है जैसे ही हम किसी भी इक्वेशन की बात करते हैं, यदि समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं, समानुपाती का ये वाला चिन्ह होता है, इसको जब भी हटाया जाता है तो वहाँ पे एक स्थिरांक या फिर एक कांस्टेंट आता है। अब उस कांस्टेंट को यहाँ पे क्या नाम दिया गया है, K। और K को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, समानुपाती स्थिरांक। क्या बोलेंगे भाई मेरे, समानुपाती स्थिरांक। समानुपाती स्थिरांक, बहुत सारी बुक में इसको हेनरी नियतांक भी बोला गया है, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे समानुपाती स्थिरांक का यूज करेंगे। अच्छा जी, अब आगे देखिएगा। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि प्रेशर जो है वो क्या है, मोल अंश के सीधा समानुपाती है। तो ध्यान से देखना, जब किसी विलायक में एक से अधिक गैसें घुलती है, अब क्या हो रहा है, किसी विलायक में यदि हम एक से ज़्यादा गैसें घोल देते हैं तो प्रत्येक गैस के घुलने की जो मात्रा है उसके आंशिक दाब के समानुपाती होती है। यानी कि जब भी यहाँ पे एक से ज़्यादा गैसें घुली जाएगी तो वहाँ पे क्या होगा भाई मेरे, जो उसके घुलने की मात्रा होगी उनसे उसके आंशिक दाब के समानुपाती होगी। तो ऐसा बोल सकते हैं कि यदि किसी गैस की विलेयता को मोल अंश के रूप में मापा जाए, जैसा कि पहले तो हमने क्या किया था, यहाँ पे उसकी मात्रा ली थी, ठीक है। लेकिन अब यदि मैं बता दूं वहाँ पे CO2 के कितने मोल हैं, या फिर बोल दूं कि CO2 का मोल अंश क्या है, तो वहाँ पे मैं बता सकता हूँ कि जो मोल अंश है उसके रूप में यदि उसको दर्शाना चाहूँ तो वहाँ पे हेनरी नियम हमारा क्या बन जाएगा, स्थिर ताप पर किसी गैस की विलेयता उसके आंशिक दाब के समानुपाती होती है। यानी कि जो विलेयता है वो किसके समानुपाती हो रही है, तो आप बोलेंगे सर वो उसके आंशिक दाब के समानुपाती होती है। और उसको यदि हम लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स गैस। एक्स क्या है यहाँ पे, तो आप बोलेंगे सर एक्स जो है वो क्या है भाई मेरे, गैस का मोल अंश है। यानी कि यहाँ पे क्या है, गैस का मोल अंश हो गया। अच्छा जी, यदि हम बात करते हैं यहाँ पे तो देखना, यहाँ पे आपके सामने क्या लिखा हुआ है, P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स गैस। तो अभी फिर से वही बात आ गई, सर यदि समानुपाती का चिन्ह हट रहा है तो यहाँ पे क्या आएगा, एक स्थिरांक आ जाएगा। अब ये स्थिरांक जो आया है उसको किससे डिनोट करेंगे भाई मेरे, KH से डिनोट करेंगे। और यहाँ पे जो KH रहेगा वही क्या कहलाएगा भाई मेरे,
हेनरी नियतांक या फिर हेनरी स्थिरांक। बात क्लियर है, पक्की बात है। चलो जी फिर से देख लीजिए। अब जैसे जैसे मैंने हैंडल को घुमाया था वैसे वैसे क्या हो रहा था, वहाँ पे दाब ज़्यादा बढ़ रहा था। दाब बढ़ने के साथ साथ CO2 की विलेयता में वृद्धि हो रही थी, यानी कि दाब सीधा किसके प्रोपोर्शनल हो गए यहाँ पे, CO2 के घुलने की मात्रा पर, या फिर बोला जा सकता है मोल अंश पर। और मोल अंश एक और चीज़ बताता है, मान लीजिए कोई गैस है, उसका मोल अंश मान लीजिए 0.2 है, बी जो है उसका जो मोल अंश है वो 0.8 है। आप देख लीजिए यहाँ पे क्या XA + XB जो है वो क्या एक आ रहा है, क्या बिल्कुल आ रहा है। यदि हम दोनों को टोटल करते हैं तो वो एक आ जाएगा। अब आप मुझे बताइए यहाँ पे कि A की मात्रा ज़्यादा है, B की मात्रा ज़्यादा है, तो आप बोलेंगे सर मोल अंश क्या शो करता है कि किसकी मात्रा कितनी है। ठीक है जी, तो यहाँ पे सीधा सीधा दिखाई दे रहा है कि सर B की जो मात्रा है वो A से यहाँ पे ज़्यादा है, यानी कि B के मोल यहाँ पे क्या है भाई मेरे, ज़्यादा है। ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X गैस, जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा, वहाँ पे विलेयता का मान बढ़ता रहेगा, या फिर बोल सकते हैं मोल अंश का मान बढ़ता रहेगा। अच्छा जी, अब आपको जैसे आपको पता ही है, जैसे कि आपने पहले देखा होगा, यदि मैथ्स आपकी ठीक ठाक है तो आपको पता होना चाहिए कि कोई भी चीज़ें यदि प्रोपोर्शनल है, यदि A प्रोपोर्शनल टू B है और मैं यहाँ पे A और B यहाँ पे जैसे मत लेना, कुछ और ऐसे बता रहा हूँ। ठीक है, नॉर्मली यदि मैं A और B कोई दो यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटी मान लेता हूँ और उनको यदि बोल दूँ कि ये एक दूसरे पर निर्भर कर रही है, समानुपाती है, तो यहाँ पे जो ग्राफ होता है वो क्या नज़र आता है, वो एक स्ट्रेट लाइन नज़र आता है। यानी कि जैसे जैसे क्या होगा, A बढ़ेगा वैसे वैसे B बढ़ेगा। तो आप देख सकते हैं कि जो प्रेशर है, आंशिक जो दाब है, वो किसके समानुपाती है, तो आप बोलेंगे सर वो यहाँ पे मोल अंश के समानुपाती है। मोल अंश किसका भाई मेरे, गैस का मोल अंश। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक सीधी रेखा प्राप्त होगी। तो आप देखिए यहाँ पे जैसे जैसे मैं यहाँ पे प्रेशर का मान बढ़ाता जा रहा हूँ, वैसे वैसे क्या हो रहा है भाई मेरे, यहाँ पे मोल अंश का भी मान बढ़ता जा रहा है। यानी कि ये क्या होंगे, एक दूसरे के समानुपाती होंगे, और हमें यहाँ पे एक सरल रेखा मिलेगी जब हम इसको ग्राफ में व्यक्त करेंगे। पक्की बात है। अच्छा जी, अब मान लीजिए कोई ताप T है। ठीक है जी, अब जो अणुभार है, जो गैस है, उसका जो अणुभार है उसको हम क्या मान लेते हैं, m मान लेते हैं। यानी टेम्परेचर तो हमने T ले लिया, और यदि बात करते हैं यहाँ पे अणुभार की तो हमने क्या ले लिया, m ले लिया। और हम देख रहे हैं कि जो गैस का अणुभार m है ना, उसकी हम कितनी मात्रा मिला रहे हैं, उसको हमने कितना मान लिया यहाँ पे, m ग्राम उसको मान लिया। यानी कि जो गैस है उसका अणुभार तो क्या है, कैपिटल M है, और जो टेम्परेचर है वो क्या है सिस्टम का, वो है T। और यदि बात की जाए यहाँ पे तो उसको कितना मिलाया गया है, तो वो कितना मिलाया गया है मेरे, m ग्राम उसको मिलाया गया है। अच्छा जी, सर आयतन बता दीजिए। आयतन इसका भाई मेरे V रहेगा। तो आपको पता है कि साम्य व्यवस्था पर यदि हम देखते हैं तो वहाँ पे गैस की इक्वेशन लगती है। ठीक है जी, यदि गैस की इक्वेशन लगती है तो गैस की इक्वेशन क्या होती है, तो आप बोलेंगे सर आदर्श गैस की समीकरण क्या होगी, PV बराबर nRT। PV बराबर nRT, जहाँ पे P क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप बोलेंगे सर P तो प्रेशर, V वॉल्यूम। अच्छा, N क्या है, N क्या है, N क्या है यहाँ पे मोल है। और मोल बराबर क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए, मोल बराबर होता है भाई मेरे क्या है यहाँ पे, M/M। M यानी कि जितनी मात्रा वहाँ पे डाली गई है, और M क्या है, अणुभार है। यानी कि मात्रा में यदि अणुभार से हम भाग दे देते हैं तो वो वहाँ पे क्या आ जाता है भाई मेरे, मोल आ जाता है। अच्छा जी, अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, N की जगह पे मैंने क्या पुट कर दिया, यहाँ पे M/M पुट कर दिया। अब जैसे मैं इसको देखता हूँ तो यहाँ पे ये वाली चीज़ बन गई। ठीक है, अच्छा जी, अब यदि यहाँ पे बात की जाए सर R क्या था, तो R एक कांस्टेंट रहता है, आप इसको ध्यान रखना। ठीक है, R बराबर क्या होगा, 8.314 जूल केल्विन, यहाँ पे केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। पक्की बात है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। अच्छा जी, अब देखेंगे, अब आपको एक बात यहाँ पे लिखी हुई नजर आ रही होगी, स्थिर ताप पर, यानी कि जब भी टेम्परेचर कांस्टेंट है पर हेनरी नियमानुसार M/P कौन सा है, यदि M/P और V के जो M/P जो रहता है और जो V रहता है वो क्या होता है, यहाँ पे स्थिरांक होता है। अच्छा जी, इससे यदि हम देखना चाहें यहाँ पे तो देखना भाई, ये M/P ऐसा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। ठीक है, M/P एवं V जो रहेगा वो क्या होगा, यहाँ पे स्थिरांक होगा। ठीक है, पक्की बात है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। यानी कि ये वाली चीज़ तो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, और ये वाली बात आप ध्यान रखें कि स्थिर ताप पर हेनरी नियमानुसार M/P और V एक क्या होगा, यहाँ पे स्थिरांक होगा। ठीक है जी, बढ़े आगे।
अब हम बात करते हैं कि सर क्या हेनरी नियम हर जगह पे लागू है क्या? नहीं, उसकी भी कुछ सीमाएं हो सकती है। कैसे, ध्यान दीजिएगा। यदि हम बात करते हैं हेनरी नियम की सीमाओं की, तो दाब बहुत अधिक ना हो, यानी कि दाब क्या हो, जब भी हमने बात की है तो वहाँ पे एक शब्द आया है, एक शब्द वहाँ पे आया है, वो क्या रहेगा भाई मेरे? आंशिक दाब। आपने देखा होगा क्या लिखा हुआ है भाई मेरे यहाँ पे? आंशिक दाब। क्या लिखा हुआ है? आंशिक दाब, यानी कि दाब क्या होना चाहिए भाई मेरे? कम होना चाहिए। अच्छा जी, यानी कि पहली बात तो ये होगी कि सर दाब अधिक ना हो, दाब कम हो। अच्छा, ताप की यदि बात करें तो ताप जो है, टेम्परेचर जो है वो क्या होना चाहिए? बहुत कम नहीं होना चाहिए, ठीक ठाक होना चाहिए, नॉर्मल होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, तीसरा पॉइंट क्या है? गैस विलायक से कोई क्रिया नहीं करनी चाहिए। गैस यदि विलायक से क्रिया कर लेगी तो वहाँ पे तो सॉल्यूशन ही कुछ और बन जाएगा। ठीक है, हो सकता है कि पूरा का पूरा सॉल्यूशन गैस बन जाए। ठीक है, रासायनिक अभिक्रियाओं में देखते हैं आप कि किसी भी विलयन में, किसी भी द्रव विलयन में यदि मैं किसी गैस को मिलाता हूँ तो पूरी की पूरी गैस बन जाती है। ठीक है, तो ये यहाँ पे सीमाएं हो जाती है और वहाँ पे क्या होता है? प्रेशर क्रिएट नहीं कर पाता है और वहाँ पे हेनरी नियम की अवहेलना हो जाती है। तो आप इस बात को ध्यान रखें कि इसकी सीमाएं कहाँ तक हैं। ठीक है जी, तो ये सब था किसके बारे में? हेनरी के नियम के बारे में। हेनरी नियम के बारे में आप पूरी चीज़ें जाने यहाँ पे कि जो मात्रा होती है वो किस पे निर्भर करेगी, तो आपको ध्यान होना चाहिए वो क्या करेगी? प्रेशर पर निर्भर करेगी। जैसे जैसे मैं हैंडल घुमाऊंगा प्रेशर बढ़ता जाएगा, प्रेशर बढ़ने के साथ में वहाँ पे क्या होगा? मात्रा बढ़ती जाएगी। पक्की बात है? ठीक है जी, तो अब अगली कहानी को अगली वीडियो में बढ़ते हैं। ठीक है जी, इस कहानी को थोड़ा सा और आगे लेकर के चलेंगे। अगली क्लास में हम बात करेंगे यहाँ पे किसके बारे में? द्रव विलयन के बारे में, राउल्ट के नियम के बारे में बातें की जाएगी। लेकिन उसके पहले यहाँ पे हेनरी के जो अनुप्रयोग हैं, हेनरी नियम के जो अनुप्रयोग हैं, उनको भी हम अगली क्लास में देख लेंगे। ठीक है जी, तो मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।